साइट पर प्रमोशन। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से हाथापाई मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। जिन बीजेपी पार्षदों को सस्पेंड किया गया है उनमें पार्षद अजय सिंह चौहान, पारस जैन और शंकर शर्मा शामिल हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने रविवार की देर रात चारों को सस्पेंड करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल शुक्रवार को मेयर सौम्या गुर्जर और आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह के बीच शुरू हुई तीखी बहस के बाद 3 पार्षदों पर बैठक छोड़कर जा रहे आयुक्त का हाथ पकड़कर धक्का मुक्की और पिटाई करने का आरोप लगा था। आयुक्त की शिकायत पर 3 पार्षदों पर एफआईआर दर्ज हुई और फिर इस घटना की सरकार ने शुरुआती जाँच करवाई, जिसमें मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को घटना के लिए जिम्मेदार माना और विस्तार से जांच की सिफारिश के साथ ही आगे जांच का हवाला देकर इन्हें सस्पेंड किया गया। इनके निलंबन आदेश में लिखा है कि मेयर सौम्या गुर्जर की मौजूदगी में आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, सरकारी काम में बाधा डाली गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में ये लोग जिस इमारत पर पत्थर फेंक रहे हैं वो महवा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का होटल है, जो दौसा के जयपुर रोड स्थित मंसूरी पेट्रोल पंप के सामने है। इस पत्थरबाजी को लेकर विधायक के भाई ने केस भी दर्ज करा दिया है, जिसके मुताबिक इस पत्थरबाजी में होटल के शीशे टूट गए हैं, साथ ही कर्मचारियों को चोटें भी आई हैं। विधायक के होटल पर पत्थरबाजी की खबर के कुछ ही देर बाद दौसा पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी थी। शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लगा है, लेकिन बदमाशों ने मुंह पर जो नकाब बांध रखा है उसकी वजह से उनकी पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस उनकी पहचान और गिरफ्तारी की पूरी कोशिश में लगी है। आज हमें सुबह सूचना मिली कि होटल हुड्डा पार्क है, बस स्टैंड से थोड़ा आगे चल के, कि कोई रात में 12:30 बजे करीब एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में 2 लोग आए और उन्होंने उस पर पथराव किया, जिसमें उनके जो कांच थे पार्क के वो टूट गए, अंदर तक पत्थर और कांच गए हैं, जिसमें अंदर रह रहे उनके जो कर्मचारी थे उनके भी लग सकती थी। इस हमले को लेकर विधायक की ओर से आशंका जताई जा रही है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो उन्हें पसंद नहीं करते, हो सकता है उनके इशारे पर यह पत्थरबाजी हुई हो। करौली पुलिस की गिरफ्त में खड़ा शख्स देखने में जितना शांत लग रहा है, असलियत में ये उससे कहीं ज्यादा गुस्सैल है और किसी की भी जान ले सकता है। आपको बता दें कि हिंडौन सिटी के बजनिया का पुरा के रहने वाले इस भूर सिंह जाटव को पुलिस ने चचेरे भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि भूर सिंह जाटव ने शनिवार की रात करीब 7:30 बजे मजदूरी कर लौट रहे अपने चचेरे भाई की गांव के पास ही धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के सगे भाई देवी सिंह ने आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद डीएसपी किशोरी लाल और थाना प्रभारी गिरिराज के निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी भूर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मृतक उसकी पत्नी को गलत नजर से देखता था, जिसकी वजह से उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। घटनाक्रम है जो थाना कोतवाली हिंडौन क्षेत्र में हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए जो है तत्काल ही मेरे द्वारा सीओ हिंडौन को दिशा निर्देश प्रदान किए गए। सीओ हिंडौन के नेतृत्व में हिंडौन सर्किल के समस्त एसएचओ द्वारा टीम के तौर पे काम करते हुए आज जो है 24 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी जो है इसमें भूर सिंह पुत्र रामचरण, उसे हिरासत में आज ले लिया गया है और उससे पूछताछ में प्रथम दृष्टया उसने जो है घटना को कारित किया जाना कबूल किया है। इस पानी का रंग जितना काला है ये उतना ही गंदा, बदबूदार और दूषित भी है और जब ऐसा पानी नहर में आ जाए होश उड़ना लाजमी है। कोयले सा काला पानी वाली ये तस्वीरें श्री गंगानगर से आई हैं।
जहां मरुद्रा की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरबंदी के बाद पंजाब के हरीके बैराज से पानी छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इस पानी में फैक्ट्रियों से निकला केमिकल है, जिसकी वजह से इसका रंग काला हो गया है और इससे बदबू भी आ रही है। आपको बता दें कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के लोग पिछले काफी समय से पंजाब से आ रहे केमिकल युक्त जहरीले पानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ना तो राजस्थान सरकार और ना ही पंजाब सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार इस पानी को साफ करने या फैक्ट्रियों के केमिकल को पानी में मिलने से रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है। पंजाब से आ रहे केमिकल युक्त जहरीले दूषित पानी की वजह से इस इलाके के लोग कैंसर जैसी कई बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि 70 दिनों की ऐतिहासिक नहरबंदी के बाद पेयजल आपूर्ति के लिए 10 जून तक 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं 11 से 30 जून तक मात्र 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। ये जो पानी बह रहा है, जिसको आप देख रहे हो, केमिकल युक्त जहरीला पानी है। ये पानी राजस्थान के 8 जिलों के लोग, गंगानगर सहित जो 8 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन 8 जिलों के लोग पीने के पानी के रूप में इस पानी का उपयोग लेते हैं। इस पीने के पानी के कारण गंगानगर सहित 8 जिलों में गंभीर बीमारियों ने अपने घर बना लिए हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने के साथ ही अब ब्लैक फंगस चुनौती बन गया है। यहाँ करीब 2400 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें अकेले 50% केस राजधानी जयपुर से सामने आए हैं। जयपुर में अब तक ब्लैक फंगस से संक्रमण के 1054 मामले सामने आए हैं। इनमें 44 लोगों की जयपुर में मौत भी हो चुकी है। यहाँ के अलग अलग अस्पतालों में करीब 535 लोगों की सर्जरी की गई है। इसके अलावा 426 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक जयपुर में ब्लैक फंगस का शिकार हुए 104 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए थे। कोरोना संक्रमण के उपचार के साथ ही वो ब्लैक फंगस के भी शिकार हो गए। केस स्टडी में सामने आया है कि जयपुर में करीब 752 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से रिकवर होने के बाद भी निगेटिव रिपोर्ट आने पर ब्लैक फंगस से संक्रमित हुए। रविवार को जयपुर कलेक्ट्रेट में हुई कोरोना समीक्षा बैठक में एग्रीकल्चर मंत्री लालचंद कटारिया ने भी सभी विभागों के अफसरों की मीटिंग ली। इस बैठक में मौजूद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में अब ब्लैक फंगस की दिक्कत ज्यादा बड़ी हो गई है। ये बीमारी हमारे प्रदेश के लिए चुनौती बन गई है। एक मरीज को 60 से 70 इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। हम 40,000 का इंजेक्शन फ्री दे रहे हैं, इलाज फ्री कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास इंजेक्शन नहीं है। इसके लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर है। कई दिनों बाद भरपेट खाना मिला है, लिहाजा बंदर खुशी के मारे झूम रहे हैं। कून फान कर एक दूसरे से खुशियां बांट रहे हैं और एक दूसरे से भोजन शेयर कर रहे हैं। बंदरों के साथ साथ गाय और दूसरे जानवर भी बहुत दिनों बाद बेफिक्र होकर खा रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार की ओर से लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन की वजह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर देसी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बंद थी। ऐसे में इस इलाके में रहने वाले बंदरों और दूसरे जानवरों को खाना नहीं मिल पा रहा था। ये जानवर खाने के लिए पर्यटकों पर ही निर्भर रहते थे। ऐसे में जब पर्यटकों का आना बंद हो गया तो इनके भोजन का जरिया भी बंद हो गया। हालांकि समय समय पर कुछ लोग और गैर सरकारी संस्थाएं इन्हें खाना देती रहती हैं। इसी कड़ी में रविवार को जब चतुर्वेदी नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग पर वन्य जीवों को 1 क्विंटल आटे की बटियां बनाकर खिलाई तो जानवर खुशी के मारे झूम उठे। 100 किलो आटे की लगभग बाटियां बनाई है और इन बंदरों को, गायों को इनको खिलाई है। नेक्स्ट संडे फिर हम लोगों का कोई प्लान है, इसी तरह से हम चारा है, रचका या और भी कोई चीज़ होगी वो बंदरों को खिलाएंगे, जानवरों को खिलाएंगे, सबको गौशालाओं में भेजेंगे। ये हम लोग काम कर रहे हैं। राजस्थान में भले ही कोरोना के मामले में कमी आई हो, लेकिन फिर भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। यही संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए डूंगरपुर की सड़कों और दीवारों पर कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। नगर परिषद की ओर से बनवाई जा रही इन पेंटिंग्स में कोरोना से बचने के उपाय, मास्क पहनने का संदेश और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने का संदेश शामिल है। नगर परिषद की ओर से कहा गया है कि शहर की प्रमुख सड़कों, चौक चौराहों के अलावा सार्वजनिक दीवारों पर भी कोरोना संक्रमण के साथ साथ ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस जैसी घातक बीमारियों से बचाव को लेकर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। में जो मुख्य मार्ग है वहाँ चौराहों पर और
दीवारों पर कोरोना से बचाव के लिए, इसके साथ ही कोरोना के बाद में जो ब्लैक फंगस जिसे भी महामारी घोषित किया गया है, उससे लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इसके लिए नगर परिषद जगह जगह पर लोगों को समझा रही है और पेंटिंग के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क किनारे सुकून से खाना बना रहे ये वो ट्रक ड्राइवर हैं जो आपकी जरूरत का सामान आप तक पहुंचाने के लिए घंटों ट्रक चलाते रहते हैं। 1.5 साल पहले तक ये ट्रक ड्राइवर और इनके हेल्पर हाईवे किनारे बने होटल और ढाबों पर खाना खाया करते थे, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से जब होटल और ढाबों पर ताले लटकने लगे तो इन लोगों के सामने भूखे रहने की नौबत आ गई। उसी दौरान ट्रक ड्राइवरों ने मजबूरी में खाना बनाना सीख लिया। पहल तो इन्हें हाईवे किनारे खाना बनाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इन्हें इनकी आदत हो गई है और जब भी इन्हें भूख लगती है छायादार जगह में ये ट्रक खड़ा कर हाईवे किनारे ही खाना बना लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं आप तक आपकी जरूरत का सामान पहुंचाने। पिछले 1.5 साल से कोरोना का संकट चल रहा है पूरे देश में। कभी लॉकडाउन लगता है तो कभी मिनी लॉकडाउन से छूटें मिलती हैं। वर्तमान में मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन होटल ढाबे आदि बंद हैं, जिसके चलते इन ट्रक चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले ये हाईवे के किनारे होने वाले होटल ढाबों पर खाना खा लेते थे, लेकिन पिछले 2-1.5 साल से इनको खुद को ही खाना बनाना पड़ रहा है। हालांकि बीच में जब कुछ महीने का जब लॉकडाउन हटा था तब इनको होटल ढाबों का फ़ायदा मिल चुका था, लेकिन एक बार फिर अब इनकी स्थिति वापस पहले जैसी हो गई है और ये हाईवे के किनारे पर ही खाना बनाते हैं। हमारे साथ जो ट्रक चालक हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, किस तरह की आपकी चेंज आया है? पहले कैसे खाना बनाते थे जब लॉकडाउन नहीं था पूरे देश में, और पिछले 1.5 साल से किस तरह चेंज आया है? पहले लॉकडाउन नहीं था, जब तो हम होटल पे खाते थे। जब 2020 से लॉकडाउन चल रहा है, जब से हम बना के खा रहे हैं गाड़ी में। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। गोल गोल लड्डू बनते देख किसके मुंह में पानी न आ जाए। वैसे आपको बता दें, ये लड्डू आपके लिए नहीं, उन जरूरतमंदों के लिए हैं जो लॉकडाउन और मुफलिसी की वजह से इन दिनों 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी की इंदिरा रसोई की है, जहां इंदिरा रसोई के तहत बनने वाले खाने के साथ साथ लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। इतना तो आप जानते ही हैं कि कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई के तहत जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री खाने का इंतजाम कर रखा है, लेकिन प्रतापगढ़ के लोगों के लिए दोहरी खुशी की बात यह है कि यहाँ की इंदिरा रसोई के संचालक की तरफ से उनके खर्चे पर खाने के साथ लोगों को एक मिठाई भी दी जा रही है। खाने के साथ मिठाई देने वाले संचालक का कहना है कि ये शादी ब्याह का सीजन है, ऐसे में लोगों की जिंदगी में मिठास लाने के लिए वो अपने निजी खर्च पर अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनवाकर इंदिरा रसोई के साथ लोगों को फ्री में बांट रहे हैं। जब से सरकार ने गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन की वितरण की व्यवस्था की है, तब से हमने भी 25 मई से गरीबों के लिए मिठाई और नमकीन की व्यवस्था करवाई है, जिससे गरीबों और असहाय लोगों को उनको ऐसा नहीं लगे कि हम कहीं फंसे हुए हैं कोरोना काल में। उनको भी हमने अच्छा खाना देने का प्रयास किया और साथ में इंदिरा रसोई के संचालक की ओर से भी हमने मिठाई और नमकीन की व्यवस्था शाम सुबह चालू कर रखी है, जो कि 8 तारीख तक सरकार के आदेश तक ये प्रक्रिया चालू रहेगी, ताकि गरीबों को और मजदूर वर्गों को भी मिठाई और इस कोरोना काल में 1 साल भर से जो महामारी चल रही है, इसमें उनको भी, उनके परिवारों को भी खुशी मिले और मिठास के रंग में वो भूले। और इसी प्रकार हमारी तरफ से 8 तारीख तक नमकीन और मिठाई की व्यवस्था चालू रहेगी। आंखों में गम का समंदर लिए ये 70 साल की मोटी बहन है। एक के बाद एक 3 बेटों की मौत के बाद से मोटी बहन की जिंदगी का हाल बेहाल हो गया है। ना तो अब इनके घर का कोई कमाने वाला है और ना कोई ऐसा जो इन्हें सरकारी योजनाओं की मदद दिला सके। मोटी बहन सिरोही के केर गांव की मेघवाल बस्ती की रहने वाली है। बेटों की मौत के बाद मोटी बहन के घर कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में उन्होंने कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन अनपढ़ होने की वजह से कभी उनका फॉर्म नहीं भर पाया तो कभी अधूरा रह गया। कलेक्टर से उन्हें मदद का आश्वासन भी मिला था, लेकिन क्लेम फॉर्म ना भरे जाने की वजह से इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया। हमारे साथ में एक बुजुर्ग माई जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। आपके परिवार में कितने मेंबर थे? तो बापसी तो 3 चोरा था, जो 3 बापसी चलिया। अच्छा, उनकी मौत कैसे हुई तीनों बच्चों की? कतरो पुयर पाया मन बापसी एक तो बापसी हाथ जुबेन मुआ तो अड्डे माते। हाँ, हाथ जुबिया तो जो ने
एक ओके में बीमार में न चलियो वापसी। हाँ, अच्छा, यानी कि इनका साफ तौर से कहना है कि एक सांप के काटने से मरा है और दूसरा सिलिकोसिस बीमारी से, लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण ये क्लेम नहीं कर पाए, जिससे सरकारी सारी योजनाओं से इनको महरूम रहना पड़ा। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। मुंबई के बांद्रा इलाके में 4 मंजिला बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर जाने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि रविवार की देर रात करीब 1:30 बजे इस 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। बिल्डिंग के इस हिस्से के गिरने से हुई आवाज से आसपास के लोग दहशत में आ गए और आनन फानन में फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय पुलिस को इसकी खबर दी गई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया। हादसे के बाद कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी भी मौके पर पहुंचे। बीएमसी के कर्मचारियों को तभी से 3 घंटे से ज़्यादा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लेबर लोग भेजिए, मगर लोकल्स को फायर ब्रिगेड की मदद करनी पड़ रही है और इधर मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। अभी तक कोई लेबर आया नहीं है बीएमसी की तरफ से। आपको बता दें कि मुंबई में रविवार की रात बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य में फायर डिपार्टमेंट के लोगों को मुश्किलें पेश आईं। हालांकि इसके बाद भी फायर कर्मी इस कोशिश में लगे रहे कि मलबे में कोई और फंसा न रह जाए। बिहार के दरभंगा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक दुकानदार की पिटाई से भड़के लोगों ने पुलिस को दौड़ा दिया। आरोप है कि पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने का हवाला देकर उस दुकानदार की पिटाई कर दी, जिस पर आसपास के लोगों का गुस्सा इतना भड़क गया कि वो पुलिस के पीछे दौड़ पड़े। लोगों के तेवर देखकर पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने को मजबूर हो गए, लेकिन लोगों ने काफी दूर तक उनकी गाड़ी का पीछा भी किया। पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने वालों में इलाके के बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ बच्चे भी दिखाई दिए। इसके बाद लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कोरोना नियमों की भी अनदेखी की। ज्यादातर लोग वहां बिना मास्क के ही दिखाई दिए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी किसी ने ख्याल नहीं रखा। बिहार के सीतामढ़ी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया है कि हंगामे की शुरुआत गाना बजाने के मुद्दे पर हुई, जो देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कुछ लोग डंडों से तो कुछ बेल्ट से हमला करते दिखाई दिए। वहीं 1-2 लोगों ने तो कुर्सियों को ही हथियार बना लिया। इस बीच वहां मौजूद कुछ बुजुर्ग बीच बचाव के लिए आगे आए, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। मारपीट कर रहे लोगों को कई बार समझाना पड़ा, तब जाकर मामला थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे। खबर है कि वहां पहुंची पुलिस ने न केवल इस लड़ाई को पूरी तरह खत्म कराया, बल्कि घायलों को भी तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पुराने विवाद पर 2 पक्षों ने बीच सड़क पर खूब पत्थरबाजी की। बताया गया है कि एक दिन पहले ही दोनों पक्ष किसी बात पर लड़ गए थे, लेकिन तब तक उनके बीच समझौता भी हो गया था। लेकिन इस समझौते के अगले ही दिन एक बार फिर उसी मुद्दे पर विवाद गहरा गया और फिर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। उन्होंने बीच सड़क पर ही एक दूसरे पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में उनके बीच पत्थरों की बारिश होने लगी। खबर है कि इससे घबराकर आसपास के दुकानदारों ने तुरंत अपनी दुकानें बंद कर दी, जो कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी देर के लिए ही खुली थी। इसके बाद खबर मिलते ही वहां पुलिस पहुंच गई, तब जाकर उनका झगड़ा शांत हुआ। किसी पक्ष को चोट नहीं आई है इस घटना में, लेकिन फिर भी मौके से 3 लोगों को पकड़ के हिरासत में लिया गया है। इस घटना की वजह से इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए वहां पुलिस के कई जवान तैनात कर दिए गए। गोवा के पास समंदर में एक जहाज के कैप्टन को अस्पताल पहुंचाने के लिए कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बताया गया है कि उस जहाज के कप्तान की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसकी खबर मिलते ही कोस्ट गार्ड ने बिना वक्त गवाए एक चेतक हेलीकॉप्टर को उस जहाज के कप्तान को लाने के लिए भेज दिया। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर समंदर में जहाज के पास मंडराता देखा। वहां बीमार कप्तान की हालत लगातार खराब हो रही थी। इसके बाद उन्हें वहां मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने सहारा देकर एयरलिफ्ट करवाया।
हालांकि तेज हवाओं की वजह से इस ऑपरेशन में काफी परेशानी भी हुई, लेकिन किसी तरह जहाज के कप्तान को हेलीकॉप्टर में बैठाकर किनारे तक लाया गया। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवा दिया गया। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान में सिंध के डहार इलाके में हुए ट्रेन हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कई बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं। यह हादसा घोटकी के पास रेती और डहारकी रेलवे स्टेशन के बीच सोमवार की अहले सुबह करीब 3:45 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां अनियंत्रित होकर दूसरी ट्रैक पर जा गिरी थीं और इस दौरान सामने से आ रही सर सैयद एक्सप्रेस उससे टकरा गई। इस हादसे में दोनों ट्रेनों की कई बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गईं। ये भी बताया जा रहा है कि मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा और सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि दोनों ट्रेनों की 13 से 14 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इनमें 6 से 8 पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, इसलिए लोगों को रेस्क्यू करने में परेशानी हुई है। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। घायल लोगों को घोटकी, ढारकी, ओबरो और मीरपुर मैथैलो के अस्पताल में भेजा गया है। साथ ही